कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जहां बातें हम करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और आप देखिए, आज जो बात होने जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है, आपको जरूर सुननी चाहिए। बड़ी गंभीरता के साथ एक बहुत सीरियस टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने तस्वीर देखी, सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की मुलाकात हुई है राजनीति के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी के साथ। नरेंद्र मोदी जी के घर जाकर के दिलजीत दोसांझ उनसे मिले हैं। और दिलजीत दोसांझ का मिलना सिर्फ ऐसे ही एक सेलिब्रिटी का या एक बड़े आर्टिस्ट का देश के प्रधानमंत्री से मिलना, यूं ही मत इसको मत लीजिएगा। अभी सोचिए, दिलजीत दोसांझ चर्चा में क्यों रहे पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से। क्या स्टैंड ले रखा था दिलजीत दोसांझ ने, वो सारा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने आएगा। तब इस मुलाकात के मायने आपको समझ में आएंगे। फिर उससे हम पंजाब की पॉलिटिक्स पर पहुंचेंगे, पंजाब की पॉलिटिक्स में बीजेपी की जगह पर पहुंचेंगे, और पंजाब की समस्याएं क्या हैं उनको भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने करेंगे। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। सिरसा, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर हमारे प्रोग्राम में। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दें। दिलजीत दोसांझ एक टूर पर निकले हुए हैं। विदेश में जाकर उन्होंने कई शहरों में कॉन्सर्ट्स किए, फिर भारत में किए। विदेश वालों की तो इतनी चर्चा नहीं हुई। भारत में जब से वो आए हैं तो हर जगह पर उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन का पर्चा थमा दिया जाता है कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप इस पर गाना गाएंगे, आप इस पर गाना नहीं गाएंगे, आप शराब पर गाना नहीं गाएंगे, तमाम तरीके के। तो हर बार वो कॉन्सर्ट में कहते भैया आप पहले बता दो क्या मुझे करना है, क्या अब वो ट्विटर पर लिखें पंजाब तो उसकी स्पेलिंग तक चेक होती है। PUNJAB क्यों नहीं लिखा, PANJAB क्यों लिखा? ये तो पाकिस्तान के हिस्से को जो पंजाब चला गया था वो वाला पंजाब है। फिर उन्होंने पूछा भाई कितनी बार मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ? क्या जब तक मैं तिरंगे की इमोजी नहीं लगाऊंगा तब तक आप मुझे हिंदुस्तान से प्यार करने वाले का सर्टिफिकेट नहीं देंगे? बहरहाल, लेकिन दिलजीत दोसांझ भी अड़े रहे। फिर असली मजेदार वाकया ये हुआ कि उन्होंने गुवाहाटी का अपना जो कॉन्सर्ट था वो पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को डेडिकेट कर दिया। उनकी एक तस्वीर लगाई और वहाँ वो कुछ शब्द बोले भी कि भाई साहब ये इतने बड़े पद पर पहुंचे, हमारे सिख समाज से आते हैं और इन्होंने कभी किसी के खिलाफ कोई खराब बातें नहीं कही, वाणी का संयम इनका इतना अच्छा था, इतने ओहदों पर रहे। जिस नोट के लिए सारी मारामारी हम लोग करते उस नोट पर इनका सिग्नेचर होता था क्योंकि ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कॉन्सर्ट में कुछ कह दिया। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उसको लपका। कांग्रेस पार्टी को लगा कि साहब ये तो हमारे वाले निकले, और उन्होंने उसको लिखा कि देखिए ये होता है भीड़ से अलग खड़े होने वाले एक कलाकार का नमूना जो दिलजीत दोसांझ ने दिखाया, बाकी सब तो कायर हैं। ये लिख दिया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने। उसके 2 दिन बाद मोदी जी से मुलाकात होगी। अब दिलजीत दोसांझ किसके हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। तो सिरसा साहब हमको बताएंगे। सिरसा साहब, किसके हैं दिलजीत दोसांझ? देखिए, दिलजीत दोसांझ मेरे और आपके हैं। दिलजीत दोसांझ इस देश के हैं, इस भारत के हैं, इस मिट्टी के हैं, और इस मिट्टी की जो संस्कृति है उसको दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। उसका नाम दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत दोसांझ को हमेशा ही मिस रिप्रेजेंट किया गया है। एक ऐसा कलाकार, देखिए हमें एक बात माननी पड़ेगी जो अभी आपने भी कहा, दिलजीत दोसांझ ने पूरी दुनिया के आगे जाके ये बता दिया कि भारत के म्यूजिक की, भारत की संस्कृति की और भारत की क्या ताकत है। ये शो जो आप कभी देखते थे, ये कभी ऐसा हुआ नहीं था कि भारत के कलाकार जाके अमेरिका और इंग्लैंड के स्टेडियम भरते हैं, ऐसा कभी संभव ही नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया हो, वहां पे एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है जिसमें बताया गया है कि जिस जिस शहर में उन्होंने प्रोग्राम किया उस टूर के दौरान उसके रेवेन्यू में क्या इजाफा आया, वहां की होटल इंडस्ट्री में, वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या इजाफा आया, एक आदमी के नाम से, दिलजीत दोसांझ। लेकिन उसको पूरा चक्की में इतना पीसा जाता था जैसे कि घुन में कोई जगह बच ना जाए। अगर बच गई, जैसे आपने अभी भी कहा, इमोजी नहीं लगाई, इमोजी लगाई तो टेढ़ी लगाई, और अगर आज सीधी लगाई है तो इसलिए लगाई है क्योंकि कल वाली इमोजी हमने पकड़ी थी इसकी। भाई अगर आज सीधी लगाई है ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि कल वाली हमने पकड़ ली थी। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर कल उनका मिलना, मैं मानता हूं कि मोदी जी का ये विशाल हृदय है। वो ये बात समझते हैं कि देश का नाम कोई भी ऊंचा ले जाए। अभी आपने कहा ये पार्टियों की बात नहीं है, कांग्रेस की सोच छोटी हो सकती है, किसी इस दिलजीत दोसांझ को पार्टियों के साथ जोड़कर हमें नहीं देखना।
भारत के प्रधानमंत्री जब कल मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मिली, मेरे भारत के प्रधानमंत्री मिले हैं जो समझते हैं कि मेरे भारत के प्रति जो प्यार करता है, जो मेरे भारत के प्रति अपने शब्द रखता है, जो मेरे भारत के नाम को आगे लेके जाता है, उस हर भारतीय को मुझे मिलना चाहिए। ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच है, ना कि किसी पार्टी ने मिली है कल। इसलिए दिलजीत दोसांझ सबके हैं, मेरे हैं, आपके हैं और म्यूजिक के हैं। नहीं, वो ट्रोल किसके थे जो उनके पीछे पड़े थे, ये तो बताइए। भाई आपके वाले ट्रोल थे, कांग्रेस के ट्रोल थे? नहीं, देखिए ना मेरे थे ना कांग्रेस के, ट्रोल ही रहेंगे। फिर वही बात है, वो तो आज भी ढूंढ रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में आपको भी ट्रोल करेंगे वो, ऐसा मत कहिए वो किसके हैं, अभी आपको ट्रोल कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद मुझे ट्रोल कर रहे तो करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि कल जो दो लोग थे ना, एक मैं लाइन कहना चाहता हूं, अपने अपने फील्ड के लेजेंड थे। सही। मोदी जी से बड़ा इस दुनिया में आज कोई राजनेता नहीं है जो अपने देश को बदलने की अकेला। हम जब किसान हैं, हम किसान परिवारों से आते हैं, तो हमारे में जो बड़ा ताकतवर ट्रैक्टर होता था उसको बेलारूस का आता था, बाइदास ट्रैक्टर कहते, तो रूस से आता था। वो ऐसा उखाड़ता था, सब कुछ उखाड़ के ले जाता था, इतनी ताकत होती थी। मोदी उसी तरह बेलारूस की तरह अकेला ही लड़े जा रहा और भारत को आगे ले जाने की क्षमता अकेला रखता है। ऐसी म्यूजिक इंडस्ट्री का दिलजीत दोसांझ है। तो मैं मानता हूं कि कल दो लेजेंड एक दूसरे से मिले हैं और मोदी जी का विशाल हृदय देख के हमें बड़ी खुशी हुई जब वो साथ तबला बजा रहे थे, साथ साथ थपकी दे रहे थे, वो राग के साथ राग। इसका मतलब क्या है कि देश एक ही राग में चल रहा है, देश आगे बढ़ने वाली राग में चल रहा है, बिल्कुल राग के राग। प्रधानमंत्री उसके साथ राग में राग बजाते हैं जो भारत को आगे ले जाता है। सिरसा साहब, इस प्रोग्राम की एक रीत होती थी, वो हम ही भूल गए। जब कोई नया मेहमान आता था तो हम कहते थे एक शपथ लेनी पड़ेगी आपको, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आपने रीत ठीक तोड़ी है। सरदार वैसे ही नहीं कुछ बोलते, गलत जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं। आपको शपथ नहीं दिला रहा, मैं तो याद दिला रहा हूं आपको बस कि ऐसा रीत रही है हमारे यहाँ। फिर कुछ लोग जो है नहीं सच बोलते रहे, तो फिर हमने प्रदीप जी इसलिए आते हैं प्रोग्राम, प्रदीप जी घंटे दबा देते थे, सच बताने वाली घंटे दबा देते थे। एक बात सच बता दिए, बीजेपी हैज अ पंजाब प्रॉब्लम। आपको सीरियस क्राइसिस है पंजाब में फेसेस का, लीडर्स का, क्या इसीलिए सारी खोज होती है? कभी एक वक्त नवजोत सिंह सिद्धू थे, मैं कोई किसी छोटे बड़े नेता की बात नहीं कर रहा, नवजोत सिंह सिद्धू थे, चले गए, फिर आप कैप्टन साहब को आपने ले आए, आपको ऑप्ट कर लिया, कैप्टन साहब इधर आ गए, फिर आप बिट्टू साहब को भी ले आए, जाखड़ साहब को भी ले आए। इसी कड़ी में है क्या ये दोसांझ जी? देखिए, वो पॉलिटिकल तौर पर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए लेके आए हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे कल, वो अपने भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए दिलजीत दोसांझ को बीजेपी के साथ किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखना पाप होगा। इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। मैं कह रहा हूं पाप होगा, मैसेज नहीं, पाप होगा। ये कोई राजनीति का तो मतलब नहीं उठता। क्या देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या इतनी सीमित हो सकती है कि मेरे देश का नाम जो दुनिया में ले जाता है उसको पार्टी के साथ जोड़कर देखना जरूरी है, और अगर मेरी पार्टी से नहीं जुड़ता तो मेरा आदमी नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। किसी पार्टी में होता दिलजीत दोसांझ। भारत के प्रधानमंत्री ने देखा कि भारत की संस्कृति को और भारत के नाम को ऊपर ऊंचा नहीं, लेकिन अगर वो सुपरस्टार जिसको करोड़ों पंजाबी प्यार करते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री से मिल रहा है, प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहा है, तो भाई एक मैसेज तो जाता ही है। अब माने ना माने जाता है। तो मैसेज तो वैसे अगर वो तो स्टेजों पे भी कर ही रहा था, तो ये जो मैं यही आपको बताना चाहता था, जो आपने खुद ही कह दिया, ये उसकी एक परसेप्शन बनाई गई थी कि वो नहीं कर रहा, तो ऐसे ही कर रहा था। अब उसने स्पष्टीकरण में तो ऐसे ही कर रहा था जो आप देख रहे हो। प्रॉब्लम मेरे आ रहा, आपको नहीं आ रही प्रॉब्लम, फिर उन्हीं को आ रही जो ट्रोल थे, जो लोग बेचारे ट्रोल करते थे, उनको नहीं मिल रहा कि अब हम क्या करें। उनको बेचारों को 95% लोगों को, जो ट्रोल वालों को, उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि इधर वाले रास्ते जाएं या इधर वाले जाएं। वो इधर वाले जाते हैं तो फिर सामने दिलजीत खड़ा दिख जाता है, इधर वाले जाते तो फिर दिख जाता है। अब वो बेचारे अपने पर आमने बैठे कि हम क्या करें। अब सब सर प्रदीप जी बताएंगे, है इसमें सर कुछ पॉलिटिकल मैसेज, या पाप करें फिर हम? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल लीडर कुछ करे, उसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश ना हो, ये कहना ठीक नहीं होगा, एक बात। लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स समझनी होगी। वो तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते, कुछ दूर का सोचकर करते हैं। मैं ये नहीं मानता कि वो पंजाब की राजनीति में बीजेपी खड़ी हो जाए, मजबूत हो जाए, उसको वोट मिल जाए, उसको सीटें मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने ये किया है। पंजाब की हवा बदलने के लिए, पंजाब का माहौल बदलने के लिए, उसके लिए है ये। पंजाब में इस समय एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है। अकाली दल लगभग खत्म हो गया है, बीजेपी खड़ी नहीं हो पा रही है। दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ढलान पर हैं। तो इस समय जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए कोई चाहिए। अब दिलजीत दोसांझ का जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट आदमी नहीं है, अब बिल्कुल नहीं, एकदम कोशिश भी नहीं करते, और इसका उनको कोई अफसोस भी नहीं होता।
उनकी बातों से, उनके व्यवहार से लगता है कि उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है, आलोचना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई कोई और होता तो 10 बार सोचता कि मोदी जी से मिलने जाऊं कि ना जाऊं, जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा। मनमोहन सिंह की फोटो रखकर कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो सोचते कि भाई क्या समझा जाएगा, इसका क्या मैसेज जाएगा। उनको तो कांग्रेस ही डिक्लेयर कर दिया गया ऑलमोस्ट। उनके दिल में जो है जिसको वो सही मानते हैं, और ये दोनों नायक जो है अपनी अपनी फील्ड के, दोनों जमीन से उठे हुए लोग हैं। इनको मालूम है कि जमीन पर बदलाव क्या हो रहा है। दिलजीत दोसांझ को भी मालूम है कि देश में और दुनिया में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो वो उस धारा के विपरीत नहीं चल सकते। तो इसलिए हमारे बीच सिरसा साहब हैं जो उनको पर्सनली जानते हैं, हम तो जानते नहीं दिलजीत जी को, हमने तो उनको सुना है और टीवी पर देखा है, फिल्मों में देखा है। दिलजीत दोसांझ को भी क्या कुछ बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ा कि भाई मैंने मनमोहन सिंह जी को डेडिकेट कर दिया एक कॉन्सर्ट, तो लोग मुझे पेंट करेंगे एक पॉलिटिकल कलर में, कांग्रेस के कलर में, इसीलिए शायद मोदी जी के पास जाना पड़े या जाना चाहिए? अगर उनके स्वभाव में ऐसा होता तो जो ये किसान आंदोलन चल रहा था 3 साल 4 साल पहले, उस समय आए थे उस आंदोलन में, बोले थे वो, तो फिर उस समय भी जाते हैं मोदी जी से मिलने। अगर उनके स्वभाव में ये होता कि बैलेंसिंग करनी है, इधर भी हैं इधर भी हैं, हम किसी तरफ नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो सही मानते हैं उसके साथ हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में कौन क्या राय बनाता है। और देश की संस्कृति, ये मतलब उनकी बातचीत से जो थोड़ी सी बातचीत वीडियो में आई है उससे बड़ा स्पष्ट है कि भारत माता की बात हुई, गंगा माँ की बात हुई, माँ की बात हुई, तो योग की बात हुई। तो अब आप जो है इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जोड़कर देखेंगे तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। उन दोनों की गलती नहीं है। वो देश के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इससे अगर बीजेपी को फायदा हो जाए तो मोदी जी ऐसा थोड़े कहेंगे कि ना 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 हमको फायदा नहीं चाहिए, खबरदार जो है इसका ये मतलब मत निकालो। लेकिन 2 चीजें होती है, एक आप उसी उद्देश्य से रणनीति बनाकर कर रहे हो, और एक आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं उसका आपको एक फ्रिंज बेनिफिट मिल जाए, उसका लाभ मिल जाए, वो अलग चीज है। इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को, नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंजाब को लाभ मिलेगा। ठीक है, पंजाब में इसका जो मैसेज जाएगा उसका बहुत असर होगा, और केवल पंजाब तक वो सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में जाएगा। कि पॉलिटिकल गेन के लिए या पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए जो है आप जो है लोगों का इस तरह के आइकन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आप बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा भी बड़ा है। अच्छा, एक बात और देखें, पंजाब में बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, गाने मतलब सिंगर्स, बहुत बड़े सिंगर्स हुए हैं, लेकिन उनमें और दिलजीत दोसांझ में भी एक अंतर है। अब किसी और से तो प्रधानमंत्री नहीं मिले, पहले भी बहुत पॉपुलर लोग हुए, दिलजीत दोसांझ से ही क्यों मिले, इस पर 1 मिनट में बात। लेकिन पहले क्या चर्चाएं हैं इस मुलाकात को लेकर देवेंद्र? और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल चर्चा नहीं है सर। अच्छा। कोई और जिस पंजाबियत और जो बात कही जाती है ना कि प्रधानमंत्री के दिल में पंजाबियत बसता है, और उनके सारे फैसलों को भी देखें प्रधानमंत्री बनने के बाद, करतारपुर कॉरिडोर की बात कर लें, वीर बाल दिवस, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को जिस पवित्रता के साथ लाया गया, प्रकाश पर्व को जिस स्केल पर मनाया गया, एक तो सिरसा साहब ने ये अरेंजमेंट किया था जो लाल किला वाला, तो ऐसे अनेक उदाहरण दिख जाएंगे जिससे ये समझ में आता है कि पंजाबियत प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है। अभी के माहौल में अगर आप देखें तो एक सेकंड, और वो जो जैसे दिलजीत ने कहा ना, मुझे कितनी बार प्रूव करना पड़ेगा कि मैं देश से प्यार करता हूं, तो कई बार लगता है मोदी जी को कितनी बार प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पंजाब से, सिखिज्म से प्यार करता हूं। बिल्कुल, और एकदम आपने सही इस बात को कहा कि कृषि कानून जैसे कानून जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी एकदम मुतमईन थे कि ये किसानों के फायदे के लिए बात है, लेकिन पंजाब के एक हिस्से में उसकी आलोचना की गई, और प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत जो कि आमतौर पर ऐसे सरकारी फैसले अपने वापस लेने के लिए नहीं जाते, उन्होंने बेहिचक उसे वापस लिया और सार्वजनिक तौर पर ऐलान करके लिया, तो वो चीज़ तो उनके दिल में बसता है। अभी के माहौल के हिसाब से अगर देखें तो पंजाब में जिस प्रकार से एक कोशिश की जाती है एक सेक्शन के द्वारा उसको डिरेल करने की, बॉर्डर स्टेट है आपका, तो वो एक देश के मुखिया के तौर पे प्रधानमंत्री की स्वाभाविक तौर पे वो चिंता होगी कि उस तरह की चीज़ें ना की जाएं। दिलजीत दोसांझ की बात करें तो अभी पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर और एक्टर हैं वो, उनके ऊपर जिस प्रकार के विवादों का साया पीछा उनका चल रहा था, कनाडा में आपने देखा कि जिसने ट्रूडो से मुलाकात हुई उसके बाद किस तरह से चीज़ें कही जाने लगी, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक कंसर्न रहा होगा। जैसे ये मुलाकात जो हुई है तो स्वाभाविक सी बात है ना कि दोनों तरफ से वो चीज़ रही है।
तो उनके अंदर भी एक कंसर्न रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। और अगर ऐसे में जो ऐसे ट्रोलर हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात अगर हो रही है तो समझा जा सकता है ना कि इतने अच्छे गुड नोट पे दोनों लोग मिल रहे हैं, तो ऐसी सारे ट्रोलर्स की हवा एक ही बार में निकल जाए। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह है कि भाई यूथ आइकॉन जो कि न सिर्फ पंजाब के बल्कि देश का आइकॉन जो कि दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, उनसे अगर मिले। और बड़ा दिल के हिसाब से सौरभ अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का दिल इस लिहाज से बड़ा लगेगा कि पॉलिटिकली ये बहुत करेक्ट नहीं था उनके लिए भी किस तरह से मुलाकात करना। अगर पॉलिटिक्स के लिए चीजें की जाती हैं तो पर्दे के पीछे होती है। ऐसा नहीं होता है कि और पहले दलजीत दोसांझ से पीएम मोदी की तारीफ कराई जाती, 50 तरह की चीज़ होती, तो उसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, कोई वजह नहीं। पंजाब बीजेपी को कुछ डिविडेंड के तौर पे देता भी नहीं, लेकिन बात देश की थी, देश की एकता की थी और कि यूथ आइकॉन की बात थी जो कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर रहा है, तो उसको बुलाकर सम्मान दिया गया। आपने भी ये बात की, ये भी कह रहे हैं मैसेजिंग वाली बात। क्या मैसेज क्या है इस मीटिंग का सिरसा साहब? देखिए, बड़ा मैसेज तो एक है कि तुम मेरे भारत की बात करोगे तो मेरे को किसी को भी मैं गले लगा सकता हूं जो मेरे देश की बात करे। सबसे बड़ा मैसेज तो ये है। देश का झंडा लेके दिलजीत दोसांझ अमेरिका कनाडा के शो कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने, जैसे इन्होंने कहा कि शायद पॉलिटिकली करेक्ट नहीं था मिलना, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच क्या है कि मेरे देश की बात कर रहा है, मेरे देश का झंडा लेके जा रहा है और देश के झंडे को ऊंचा कर रहा है, तो मुझे मिलना ही चाहिए। पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता। और अभी आपने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, उसने फोटो लगा के डेडिकेट किया, और मेरे जितनी जानकारी है उनका प्रोग्राम पहले से तय हो चुका था कि 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, 31 तारीख के प्रोग्राम के बाद। तो ऐसे में तो ना तो दलजीत दोसांझ ने ये सोचा कि मैं मनमोहन सिंह जी का चित्र लगा रहा हूं, कल को मोदी मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दे। ये बात सही है। आप सोचिए कि मेरा तो मोदी जी 1 तारीख का समय है, तो मैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की फोटो लगा रहा हूं। नहीं, उसको पता कि ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही मोदी जी ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी फोटो लगाई तो क्या। अभी देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और मोदी जी वहां जाके 1 घंटा बैठे हैं उस दिन संस्कार पे, मैं वहीं था, तो वो सम्मान करते थे। तो ये जो आपने कहा ना, मैंने बस दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए थे कि किसी तरीके, मैं माफ करना, पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना, जो वो मोदी पे हमला करना चाहती हैं, जो वो रूलिंग पार्टी, मैं खाली मोदी की बात नहीं कर रहा, रूलिंग पार्टी की मैं बात करता हूं, जब वो रूलिंग पार्टी पे हमला करना चाहती हैं, वो धर्म, जात, धर्म सब कुछ बीच में ले आते हैं। कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी की अभी बात नहीं कर रहा। अब मिनॉरिटी हम पिस जाते हैं, हमें सुबह शाम तो सर्टिफिकेट देना पड़ता पहले। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, ये बात दीवारों पे लिखी हुई है। जैसे सूरज को छुपाया नहीं जा सकता, हिमालय को झुकाया नहीं जा सकता ना, इसी तरह कभी सिख के बारे में ऐसा कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो देश से दूसरी तरफ मुंह मोड़ सकता है। मतलब ऐसे कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है? ये दीवार पे लिखी हुई चीज है। उसकी देशभक्ति के बारे में उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो दीवार पे पत्थर से आंटी हुई चीज है जो कि कभी मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन हो क्या रहा है कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, अब देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देना मतलब कांग्रेस का हो गया। अब आपकी सोच इतनी छोटी हो गया है कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी एक कांग्रेस तक सीमित रखना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विशाल एक किरदार थे। तो अब दलजीत सर, आपने अच्छा आप मुझे मोड़ दे दिया कॉन्वर्सेशन का। इसी एक्चुअली बात करनी यही थी हमको, दिलजीत जी के बहाने भी। ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई, इसको हम ये देखें। भाई मोदी जी तो 2004 से 14 से प्रधानमंत्री हैं। हम ये देखें कि, और आप पंजाब में, अच्छा ये भी एक किस्म का विरोधाभास है कि पंजाब में मोदी जी उस पार्टी के साथ थे जिसका रिलीजियस बेंट ऑब्वियस है, अकाली दल के साथ, आप उसके पार्टनर हो वहां पर। जो किसान आंदोलन जो शुरू हुए और उसके साथ साथ कनाडा में कुछ हरकतें शुरू हुई, ये जब दोनों क्लब हुई और मोदी जी, अब मैं भी आपकी तरह इसमें मोदी एंड बीजेपी छोड़ करके मैं कहता हूं, अगर यहां एक नेशनलिस्ट धारा वाली पार्टी जो है, आइडियोलॉजी वाले लोग जो हैं वो इधर, और उधर ये किसान आंदोलन, उधर कुछ खालिस्तानियों, कुछ तत्वों का कुछ उत्पात, ये सब क्लब हो गया। और इसका मैसेज ये गया कि ये जो नेशनलिस्ट ट्रेंड है, कहीं पंजाब के कुछ लोग इसके खिलाफ तो खड़े नहीं हुए, ये बात चली गई, कुछ लोगों में गई। और उसी के बीच में फिर आपने देखा, फिर वो हमें कुछ, मतलब ये बड़ा शर्मनाक है कि भिंडरावाला, वो दोबारा उसको एक आइकॉन की तरह कुछ लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की, तो वो एक बाइनरी दोबारा सामने आ गई, जो हम शायद 20, 25, 30 साल पहले उसको हम लोग छोड़ चुके थे। देखिए, इसको बहुत कम अल्फाजों में समझाया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। मैं आपको ये जरूर सौरभ जी कहना चाहता हूं, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। इसमें अगर संक्षेप में 2-3 बातें मैं करना चाहूं,
देखो, जब किसानों का ये संघर्ष चला उस वक्त भी आपको एक बात मैं कम से कम उसमें उस संघर्ष के साथ था, ठीक है। मैं ये बात बड़े फक्र से कहता हूं कि दो विषय मेरे सामने आए हैं। एक, जब लाल किले के ऊपर तिरंगा हटाया गया, यस, वो भी ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल गुरु को हाजिर नाजिर करके कह सकता हूं। उस दिन मोदी ने और अमित शाह ने दोनों ने स्टैंड ले रखा था, चाहे ये कुछ भी कर ले हम गोली नहीं चलने देंगे, ये स्टैंड ले रखा था। और एक वाक्य में, मैं अब नहीं कहना चाहता, लेकिन एक वाक्य में एक पुलिस अफसर ने देश के गृह मंत्री को फोन किया और गृह मंत्री को कहा कि हम क्या मरने के लिए हैं? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? ऑलराइट, हमें गोली चलाने का अधिकार दिया जाए। इसी एपिसोड में, इसी दौरान, उसी दिन। ओके। और गृह मंत्री ने सीपी को कहा कि इसको समझाया जाए, भाई इसको बुलाओ और अभी समझाओ, कोई गलत काम ना हो जाए। इस दो बातों का मैं प्रमाणित हूं, मेरे सामने एक घटनाक्रम घट रहा है कि मोदी जी के लिए इतनी बड़ी एक उस वक्त एक स्थिति थी जो नेशनलिस्ट एजेंडा खड़ा कर दिया गया। तो नेशनलिस्ट तो देश का हर इंसान ही नेशनलिस्ट है, लेकिन उस वक्त का एक ऐसा एजेंडा था कि अगर प्रधानमंत्री जी उस चीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं। आप देखिए उस दिन सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को किस किस तरह के अपशब्द नहीं बोले गए। मैं वो अल्फाज बोल नहीं सकता, क्यों भी तुमने कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी जानते थे कुछ चंद शरारती लोग ये कर रहे हैं जो पूरे देश के अंदर सिखों की बदनामी का कारण बन जाएंगे, और हमारे तरफ से ऐसा कोई पाप हो गया तो ये वापसी नहीं होगी। अब इस सिचुएशन के बाद ये घटनाक्रम घट गया, ठीक है, इसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सौरभ जी, अगर आप इसको गहराई से कभी आपने चिंतन किया हो, उसके बाद मोदी जी के तीनों काले कानून वापस लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कहकर माफी मांगते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश रूप पे करनी, ये मोदी जी का बड़ा स्पष्ट संदेश था कि कानून तो मैं वापस ले रहा हूं, लेकिन ले तुम्हारे ले रहा हूं और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर इसलिए ले रहा हूं। अब कम्युनिटी उस चीज को महसूस करे, उस चीज को समझे, वो तो मोदी जी के साथ हैं। जो लोगों का एक पर्पस है, उनका एजेंडा क्या है, जहां तो उनका एजेंडा हो भारत का, तो हम कहते हैं यार ये आदमी ठीक है। जब तक किसान का एजेंडा भारत का, उनके साथ तो हम खड़े हैं। जिन लोगों का एजेंडा ही भारत को तोड़ने का है, उनकी बात को मानकर ना सिखिज्म का कोई फैसला तय किया जा सकता है, ना भारत का किया जा सकता है। अब उनका सोच क्या है? ऐसे में भी मोदी जी ने किसानी के तीनों कानून वापस लिए और दलजीत दोसांझ को प्रधानमंत्री जी का बुलाकर अपने निवास पर मिलना, ये कोई आसान चीज नहीं था उनके लिए। उनकी भी एक बहुत बड़ी फौज है जो उनके पीछे लगी रहती है, जो उनको देखती है। वो कहते हैं हमारा आदर्श ये है, अच्छा है बुरा हमारा बस मोदी है। ये सच है। आज इस देश के अंदर, मैं गलत कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी फौज है जो उनको देखती है, उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मोदी जी का उस बैलेंस को बिठाना, ठीक, ये बताना कि नहीं भैया ये देशभक्त है इसलिए मैं इसको मिलूंगा, ये बहुत बड़ा एक संदेश था। और यही कारण है, ये लोग सबके दुश्मन है, वो सत्ता के दुश्मन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुर्सी पे थे तब भी ये गाली निकालते थे। इनको कोई मतलब नहीं है, ना इनको सिखिज्म से मतलब है, ना इनको मेरे भारत से मतलब है, ना तिरंगा। इनको केवल अपनी दुकान चलानी है। ये चंद लोग हैं जो हमें भी बदनाम करते हैं, दलजीत को भी करते हैं, मोदी को भी करते हैं, उन सबको करना है बस। सर, जो सिरसा साहब ने कहा, एक तो सर आपने बहुत इमोशनली और बहुत अच्छी बातें कही, आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन क्या मोदी जी, अब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, प्लेन एंड सिंपल, मोदी जी की, बीजेपी की पंजाब में इतनी प्रॉब्लम है जितनी सिरसा साहब बता रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली वो तो मोदी को हिट करेगा, वो कैसे पसंद कर सकता है एक नेशनलिस्ट लीडर को। लेकिन क्या उन्हीं को प्रॉब्लम है, मोदी से और किसी को नहीं? नहीं, उनको है, और उनका साथ देने वाले जो चाहते हैं कि पंजाब में नेशनलिस्ट ताकतें मजबूत ना होने पाए, जो चाहते हैं कि पंजाब में अराजकता हो, जो चाहते हैं कि अगर भारत को तोड़ना है तो पंजाब से शुरुआत कर सकते हैं। बॉर्डर स्टेट है इसलिए आसान है। पाकिस्तान ने कोशिश की, हमारे देश के लोगों ने भी, किस तरह से खालिस्तान का आंदोलन खड़ा किया गया, किस तरह भिंडरांवाले को खड़ा किया गया, ये सब इतिहास में दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान में कमी नहीं है सिखों में, लेकिन जब वोट की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तब फिर उनको बीजेपी अकाली दल का साथ याद आता है, तब उनको जो है ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो याद आता है। इसलिए वो साथ, आप देखिए इसलिए पंजाब में कौन सी पार्टी है जो ताकतवर हो रही है, इसीलिए कह रहा हूं पंजाब में बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और ये और बड़ा होने सर वैक्यूम तो रह नहीं सकता, लेकिन रह नहीं सकता, कोई ना कोई जगह भरेगा। इसलिए जो है
आप दिलजीत दोसांझ पर नजर रखिए। अगर वो चाहें, फिर मैं कह रहा हूं, अगर वो चाहें तो अपनी पार्टी बना सकते, बीजेपी में नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस उम्मीद से या इस मकसद से मिले भी कि वो बीजेपी में आ जाएं या उनको लाने की कोशिश होगी। लेकिन अगर ऐसे लोग आते हैं राजनीति में तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा और उसका पॉजिटिव असर होगा। तो राजनीति सकारात्मक हो, कोई पार्टी की सरकार बने, कोई पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जो ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनको जितना हाशिए पर ढकेला जा सके और जो ये काम करे उसकी जितनी मदद की जा सके करनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपने बोला तो मैं पूछ ही रहा था, कोई है पॉलिटिकल एम्बिशन? देखिए, कोई पॉलिटिकल उसका एम्बिशन है भी नहीं और वो इस लीग का आदमी भी नहीं है। देखिए, वो कलाकारों की अलग लीग होती है, उस लीग का आदमी है और उसके सामने अभी बहुत बड़ा 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने का उसके पास अभी एक साधन है। मैं समझता हूं कि ये भी आप समझ लीजिए कि उसके पास पोटेंशियल के साथ साथ सामने कितना है, 150 करोड़ भारतीय सामने बैठे हैं। तो उसका ना तो कोई पॉलिटिकली कोई उसका मंतव्य है, ना ही होने वाला है, ना ही कभी मुझे कोई फ्यूचर में दिखता है। लेकिन हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। ये जो 150 करोड़ के एंटरटेनमेंट वाली बात है ना सर, अब उसी चीज़ से इस मुलाकात को दिलजीत ने क्यों आगे मिलने में इतनी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई, उसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि अभी अभी बॉलीवुड में उन्होंने हिट करना शुरू किया है, 2-3 फिल्में, क्रू वगैरह, इतना बड़ा मार्केट उस हिसाब से सोचिए तो उसको दिलजीत अपने इस तरह के ट्रोलर के चक्कर में कैसे गंवा सकते थे कि कुछ लोगों ने हमारी कुछ इस तरह से चीजें कर दी। तो उनके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट कह रहे हैं आप। आज तो ऐसा एनवायरनमेंट है ना कि अगर कोई मोदी जी का भक्त होगा वो और उसको पता है कि ये मूवी बंद कर ये मोदी जी के खिलाफ बोलता है, तो पिक्चर ही नहीं लेकिन इसका देखेगा। उल्टा भी देखिए, हाँ, दिलजीत भी दुनिया घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, उनको मालूम है कि देश में दुनिया में माहौल क्या है। आज मोदी और भारत विरोधी होकर आप अपनी मार्केटिंग के बारे में सोचिए और बाकी सब चीजें भूल जाइए, बिल्कुल ठीक। तो आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते। ये भी कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा था कि और बाकायदा उनके पास भी पीआर एजेंसी है। इस मुलाकात में भी उनकी पीआर एजेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो वो सारी चीज़ें तो उन लोगों को भी समझ में आती होगी कि ऐसी नाहक से किसी चीज़ के लिए मेरी छवि पे अगर इस तरह का आरोप लग जाए जिससे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो, मुझे पेंट किया जाए, मुझे इस तरह से पेंट किया जा रहा है, और अभी अभी उन्होंने सफलता का स्वाद चखना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। बीजेपी की जो समस्या है सौरभ पंजाब में, वो इन सब चीज़ों से दूर नहीं होने वाली है। जैसे ये पंजाब के लिए ये मुलाकात फ़ायदेमंद है, देश के लिए फायदेमंद है, देश की संस्कृति, देश की एकता, देश के स्टार के लिए फायदेमंद, ये सारी चीजें हैं। पॉलिटिकली बीजेपी के लिए इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है दूर दूर तक। और बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे पंजाब में नजर आती है वो ये कि उनके पास ऐसा कोई वोकल वॉइस नहीं जो कि उस माहौल को आगे बढ़ाए जो कि देश में दूसरे हिस्सों में हो जाता है। बीजेपी जिन लोगों पे अपना कार्ड चलाती है पंजाब में, वो भी उस रूप में, जैसे जिनको राज्यसभा दिया गया वो पता ही नहीं होगा, देश में पूछा जाए कि हाँ भाई किनको राज्यसभा दिया गया था पंजाब के व्यक्ति को, क्या किसको पता होगा। दूसरी चीज़ की जो केंद्र में मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, वो भी उस रूप में डिलीवर नहीं कर पाते कि जो पंजाबी सिखिज्म इस तरह की चीज़ों के नैरेटिव को, इमोशन को, जैसे क्या किसान आंदोलन में उन्होंने कुछ इस तरह की भावनात्मक बातें कह के माहौल बनाया कुछ इधर पक्ष में, वो नहीं करता है लोग। तो वो बीजेपी की एक बड़ी समस्या है कि उनके पास ऐसा है नहीं। और नवजोत सिद्धू का जाना बीजेपी के लिए बहुत खराब निश्चित तौर पे था। मुझे बताया गया था कि शायद फिर से, जैसे सिद्धू को आप देखें तो सिद्धू उसके बाद बहुत लगभग खत्म ही थे, फिर से जो उनकी वापसी वगैरह हो रही है उसके पीछे जोड़ा जा रहा था कि शायद बीजेपी की मंशा होगी कि फिर से उनको पाले में खींचा जाए। लेकिन सिद्धू तो मनमोहन सिंह वाले प्रकरण में उन्होंने उसको फिर बराबर बिल्कुल वो तो बहुत दूर जा चुके हैं। तो बीजेपी के लिए पंजाब में पॉलिटिकली अभी कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी मुलाकात को सरकार के स्तर पे इसी रूप में देखा गया था कि हाँ भले, अच्छा सोचिए नरेंद्र मोदी का दिल कि जिस व्यक्ति के बारे में इस तरह से कहा जाता हो कि हाँ सरकार की रह आलोचना कर देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके मुलाकात करना हो तो किस गर्मजोशी के साथ, और उस मुलाकात का वीडियो देखिए तो समझ में आता है कि कितनी आत्मीयता भरी मुलाकात रही होगी। बहुत अच्छी मुलाकात। मुझे बताया कि 40-45 मिनट तक गायक ने गाना शुरू किया और देश का प्रधानमंत्री 45 मिनट की बात नहीं है, दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री दिख रही है आपको 1 मिनट में जो दिख रही है वो बताती है। सर मेरा मन तो ना, अब सच बताऊं, मैं ये गर्मजोशी और गर्माहट की बातें की बजाय सच में मैं प्रॉब्लम पर ज्यादा जाना चाह रहा था। बात आपने क्योंकि पार्लियामेंट का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, मुझे फिर इतना अंदर से ये शॉकिंग लगा दोबारा जो चन्नी साहब ने पार्लियामेंट में बोला था जी। हाँ, चन्नी साहब ने बोला था वो एक्सट्रीमिस्ट अमृतपाल अमृतपाल के लिए। सर वो पंजाब को, सॉरी, एक एक्स चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि उसको बाहर निकालो, उसकी देखो ऐसा ना, के लोगों के लिए। मैं यही आपको बताने वाला जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कही थी, अगर आपके ध्यान में बात हो
कि ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस की। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, बदनाम हम हो जाते हैं। कारण क्या है, देखो गुरु साहब ने हमें जो चीज अच्छी दी है ना, वो ये दस्तार दी है। इसकी पहचान दुनिया में सबसे अलग है। अब मान लीजिए आप 5 लोग हैं, आप 5 लोग कुछ भी गलत करके चले जाएंगे तो 5 लोगों को कोई हिंदू नहीं कहेगा, ठीक है, नाम से पुकारे जाओगे आप, यार उसने कर दिया उसने। हमारे में एक भी गलत करे जाएगा तो सरदार कहा जाएगा। तो ये हमें पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, कभी कभी वो डिसएडवांटेज के तौर पर भी तो आएगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस चीज को आप एडवांटेज लेके चल रहे हो कभी डिसएडवांटेज नहीं आपके लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके साथ जिंदगी में होता है, जिंदगी जीने वाले हर इंसान के साथ होता है। जो बड़े बाप का बेटा तो उसकी एडवांटेज होती है, 2 घंटे बाद उसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। छोटे बाप का बेटा होता है, उसकी डिसएडवांटेज होती है, 2 मिनट बाद कभी एडवांटेज भी वही बन जाती है। लोग कहते हैं यार कमाल कर दी, क्या है, इसका बाप कुछ भी नहीं था, इसी नाम पे उसको एडवांटेज मिल जाती है। तो इसी तरह होता है। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से, कांग्रेस एक बड़ी प्लान तरीके से, मैं मानता हूं कि जब गोरे गए ना तो कांग्रेस को एक चीज दे गए, वो चले गए देश से, कांग्रेस को वो गुट्टी दे गए कि कैसे बांटना है, कैसे तोड़ना है, कैसे मरोड़ना है और राज में रहना है। ये मुझे लगता है कांग्रेस अकेले को जेब में डालकर चले गए। वही मोडस ऑपरेंडी है कांग्रेस की आज भी, कोई बदले नहीं। अब देखो चन्नी खुद मुख्यमंत्री हैं तो जेल में डालो, हाँ, और मुख्यमंत्री से उतरते साथ भाई साहब क्या कर दिया, इतना बड़ा न्याय कर दिया आपने। इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ भी करेंगे, हम सरकार को बुरा बोले अच्छा बोले, हम गलत से गलत आदमी के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम देश को भूल जाएंगे, आज हम सत्ता याद रखेंगे। तो कांग्रेस ने यही किया 1970 के दशक जो में। दूसरे वाले जो हैं, जो आज सत्ता में हैं, वो इनका सबसे कलाकार है। वो कलाकार भी है इसके लिए, वो खुद बंद करके अगले दिन आके टीवी पे बोलता है देखो जी बंद कर दिया, ये कोई बात थोड़ा है जी। अरे बंद किसने किया? आप देखिए, इससे बड़ा दुनिया में वो अरविंद केजरीवाल का चेला है ना। अब मैं तो हमारे वाले बेचारे सीधे साधे बैकफुट पे आ जाते हैं। मेरे को एक दिन कहता है, कह रहे जी वो देखो वो कह रहा है कि वो जेलों में बंद है, उनको छोड़ नहीं रहे। अबे मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? जेल उसकी, कैदी उसकी जेल में, जेल की चाबी उसके पास, और सवाल हमसे पूछ रहे। बताइए, मैंने कहा अगर दिक्कत आ रही मुझे बताइए, मैं चलता हूं पटियाला जेल में, ताले वाले को लेकर चलता हूं, कैसे खोलता है, ताले की चाबी खोल देता है। वो सबसे कलाकार है। तो प्रॉब्लम क्या है पंजाब के अंदर? यही प्रॉब्लम है जो इन्होंने कहा, वैक्यूम तो है, लेकिन जब वैक्यूम भरने लगता है तो ऐसे आदमी से भर जाता है जो उसके बाद 5 साल तक इंतजार करते रहते हैं। और हमारे पंजाब के लोग सीधे साधे हैं। दिया भी तो भर भर की ना सर इस बार, तो इसीलिए इलेक्शन में उन्हें लगा कि लगता है यही मसीहा आ गया। अब ये टेढ़ी सी पगड़ी बांधकर नकली बन के सिख ये खड़ा हो गया, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ है जी, मैं झोने की फसल लवाऊंगा, मैं झोना चुक के घर लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा वाकई आ गया भाई, ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई आ गया कहीं से। अब पता चला, मतलब कमाल होगी, इतना फ्रॉड है। वो पंजाब वाले पता क्या सोच रहे हैं अभी भी? उनको लग रहा है कि यार वो जो बातें हमने सुनी थी, हमें सुनने में गलती लगी थी। वो बेचारे इतने बोले हैं, कह रहे शायद हमने ही गलत सुन लिया था। बताओ, एक आदमी आया कहता सारा कर्जा माफ। उन्होंने कहा अच्छा। अब उसको इनको लगता है यार, लगता है हमें को गलती होगी, हमने को गलत सुन लिया था ना, ऐसा हो गया, हम ही को गलत सुन बैठे। तो ये पंजाब को लोगों, इन लोगों का कोई नहीं है, चाहे चन्नी हो चाहे आज का भगवान मान हो, इन लोगों को कोई पंजाब से लेना देना नहीं है। ये तो एक लुटेरे बन के आए हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ये कह के अमेरिका का ही कॉपी करते हैं। अमेरिका क्या करता है, जहां जाता है ना भाई साहब, आप तो यार ध्यान देना इस बात को, अमेरिका जहां जाता है बसता होता खुशहाल मुल्क होता है, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, पता क्या कहेंगे, तुम्हें स्वर्ग देने आए हैं। वो कहते हैं मिलने वाला स्वर्ग, स्वर्ग भेज दे। 6 साल बाद कहते हैं भाई साहब माफी चाहते हैं, यार उजड़ गया, हम चलते हैं, संभाल लेना। सबके साथ ऐसा ही किया। ईरान बसा हुआ था, इराक बसा हुआ था, अफगानिस्तान बिका हुआ था, सीरिया बसा हुआ था, बसे हुए मुल्कों को उजाड़ कर चले गए। और यही काम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया। भाई साहब हम करके दिखाएंगे। अब कहते भाई साहब माफ करना, उजड़ गया भाई साहब, पता नहीं चला कैसे हो गया है भाई साहब, मैं चलता हूँ फिर, आप सवाल लेना भाई साहब, मेरे को तो निकलना है। चलिए, तो 3 ही साल हुए हैं इनको आए हुए अभी। मतलब आपका मतलब और उजाड़ना है? नहीं, दो तो आपने दे रखे हैं उनको ऑलरेडी, बचे हुए 2 हमने नहीं, 5 तो पूरे करे हैं पंजाब की जनता ने। अब देखो आज पंजाब में सबसे ज्यादा गैंगस्टर्स हैं, सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा यार स्कूलों में नशा है। एक बदकिस्मती क्या है, आम आदमी पार्टी का जो मीडिया कंट्रोल है ना, बड़ा जबरदस्त है। जब अकाली दल के सरकार के वक्त में मूवी आई थी तो वो पंजाब के ऊपर थोपगी कि पंजाब के लिए है, उड़ता पंजाब। अब उड़ी गया पंजाब। अरे स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं, अब देखो मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात ही करने वाला नहीं है। यही बस कला है आम आदमी पार्टी की, और यही हमारी बदकिस्मती है। हम मुंह फट लोग हैं, हम हृदय से साफ हैं। हम एक ही बात कहते हैं, यार ले लट गाड़ दिया और ले तू खाड़ के दिखा दे। दुश्मन भी आके खड़ा हो जाए ना साथ में, जिसने सारी उम्र में पीटा हो, वो कह दे एक बार भाई साहब यार गलती हो गई यार, मेरा पड़ोसी मुझे मार रहा है यार, मेरा कुछ करो। करे अच्छा
तू घर बैठ, मैं देखता हूं आज तो बाद, मैं देखता कि मैं वो अपने घर बैठता, उसकी लड़ाई हम लेके चल पड़ते हैं। तो इसलिए वो कहता मैंने लट गाड़ दी और तू पुट के दिखा दे। तो दलजीत दोसांझ के जो आप डायलॉग सुनते हो ना, ऐसा नहीं हो उसी ने उसी पंजाब का पानी पिया है, इसीलिए वो इसी तरह ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। वैसे अभी तो पंजाब में टाइम है सर, 2.5 साल है अभी, 2 साल हैं बाकी। 2 साल हैं अभी। आपका सर अभी तक पंजाब का आपको ट्रेंड देख करके और इस वक्त के हालात देख करके क्या लगता है, कौन डाउन हो रहा है, कौन अप हो रहा है? नहीं, अब तो कोई नहीं हो रहा है। कोई नहीं हो रहा। डाउन ही हो रहे हैं। चारों पार्टियां हैं, चारों में से किसी के जो अभी ताकत है उससे कोई बहुत ज्यादा हो जाएगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कितना गिर जाएगा सवाल इसका है। कम से कम अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में कहा 2 साल में क्या हो जाएगा, आम आदमी पार्टी डिस्क्रेडिट हुई है पंजाब में, आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से तो हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, हाँ, जो परिस्थिति देखिए, सबसे बड़ा टेस्ट है जो है उनकी जो इकॉनमी का हाल है। लगातार इकॉनमी खस्ता हालत होती जा रही, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं, कर्ज के बोझ से दबा हुआ है प्रदेश, तो डेवलपमेंट का कोई काम तो चाहे भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए स्थिति दिन पर दिन खराब ही हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि उसका फायदा उठाने वाला, राजनीतिक लाभ उठाने वाला कोई नहीं है। तो बीजेपी के पास कोई है स्ट्रेटेजी इन प्लेस? कोशिश लगातार समझ में आता है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट या इम्पैक्ट वाली चीजें नजर आ रही हो अभी तक वैसा नहीं दिखता। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई लीडर इनको अभी तक मिला नहीं जो कि अपने कंधे पे नरेंद्र मोदी के माहौल को वहां पे जनरेट कर सके। आप सोचिए कि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर कैसे काम कर जाती है, पंजाब में क्यों नहीं करती? वैसे आज पता नहीं विषय ये था या नहीं था, पर मैं जानता हूं जो 2014 से, मैं अगर मैं पीछे नहीं जाता, मैंने खुद ने बीजेपी 2021 में ज्वाइन की है, तो 2014 से लेकर 2021 लगभग 8 साल हो गए भाई साहब। तब तक हमें भी नहीं पता था कि मोदी ने ये कुछ कर रखा है। ये तो जब हमें उसकी किताबें पढ़ाई गई, कागज हमने पूछा भाई ये अगर कर रखा तो इसको अंदर क्यों छुपा के रखा है? बताते क्यों? इसको छुपा के क्यों रखा हुआ है अंदर? मैं अगर एक सांस में आपको बताऊं यार, मैं हैरान हूं कि अभी तक हम ये बातें ही नहीं देश तक पहुंचा पाए। ये वाहद आदमी है। आज देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी 15 अगस्त राष्ट्रीय दिवस है। किसी धर्म के नाम पे कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है। 80% इस मुल्क में हिंदू रहते हैं जिनका भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में विश्वास है, लेकिन उनके नाम से भी भारत के अंदर कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है। 4 साहिबजादों के नाम पे, जो छोटे साहिबजादे शहीद हुए उनके नाम पे राष्ट्रीय दिवस है। पूरा राष्ट्र उस दिन को मनाता है। ये मोदी की सोच है। अब सोच के देखिए, करतारपुर साहब का कॉरिडोर कभी खोला जा सकता है? बात करतारपुर साहब के कॉरिडोर की नहीं थी, बात यह थी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने वाला मोदी जो एक बात कहता है मैं देश झुकने नहीं दूंगा, वो करतारपुर का कॉरिडोर 2019 में यह कहकर खोलता है कि यार गुरु नानक देव पातशाह जी का दिन है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसमें हमें ना देश और लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, बॉर्डर में, इसमें हम चाहे झुके चाहे कुछ हो, इसको खोलना है। कभी कोई खोल पाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर ये विल पावर की पूरे देश के सामने खड़ा होकर मैं कहूंगा मैं पाकिस्तान के सामने कॉरिडोर खोलने के लिए जा रहा हूं तो देश मेरे को कैसे ट्रीट करेगा, इस बात की बेपरवाही अगर किसी में थी तो नरेंद्र मोदी में थी। आपको मैं सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस देश के अंदर पंजाबी वाहद एक आज ऐसी भाषा है जिसमें आप अपने बच्चे को आर्मी के अंदर, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर बिना अंग्रेजी बिना हिंदी के टेस्ट दिए अगर आपको नौकरी लेनी, अगर आपको गुरुमुखी आती है तो आपको टेस्ट देके पास नौकरी ले सकते हैं। पहली बार हुआ आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है ना, तो आप नीट का और जी का एग्जाम पंजाबी में गुरुमुखी में देके तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ये पहली बार हुआ इस देश के अंदर कि गतका जो हमारा सिखों का मार्शल आर्ट है भाई साहब, उसको राष्ट्रीय खेलों में स्थान दिया गया। मतलब क्या? अच्छा, कि अगर आपका बेटा क्रिकेट का अव्वल दर्जे का प्लेयर हो, उसको पंजाब पुलिस में या दिल्ली के किसी रेलवे में नौकरी मिलेगी, तो मेरा बच्चा अगर गतका जीत के आएगा, अव्वल आएगा, तो उसको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। ये सोच के देखिए, ये सोच किसकी है? नरेंद्र मोदी की। मैं मानता हूं कि जो कुछ मैं ये तो आपको छोटी छोटी बातें बताई। हाँ जी। 1984 के कत्लेआम वाले लोगों को यह कहकर कहना कि इनको जेल में डालेंगे, 30-30 साल पुराने केस निकालकर सजाए मौत हुई। सज्जन कुमार जैसा आदमी जो कहता था हवाएं मुझे पूछकर चलती हैं, आज कहां है उसकी हवा? होती हार्ड जेल में बंद है। कमलनाथ जैसे आदमी, जगदीश टाइटलर जिनके केस बंद कर चुके थे 30-30 साल पहले, अरे विटनेस को खड़ा करके खुलेंगे और तुम्हारे पे कार्रवाई होंगी। ये जज्बा किसके अंदर है? भाई साहब, मैं कानपुर जाता था ना, कानपुर में कभी सिख ऐसी उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हमारे को भी इंसाफ मिल सकता है। अरे भाई, जब मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ तो इंसाफ का मिल जाएगा भाई? कैसे मिल जाएगा तुम्हें इंसाफ? 30 साल बाद
30 साल बाद एसआईटी बंद करा के 30 साल बाद जो बुजुर्ग घरों पे सो रहे थे, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि 30 साल पहले पाप करके आए थे, उनको घरों से उठा उठा के ऐसे 32 लोग आज कानपुर के केसेस के अंदर बंद हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो उसकी सोच है ना जी, उसको आगे बताने वाला कोई है ही नहीं है। वो अकेला बैठ के कर देता है और हमारे लोग वहीं बैठ के वाहवाजी, कमाल कर दी, कमाल कर दी, बस कमाल कर दीजिए आपने जी, और वो कमाल सुन के और अपने घरों को चले आते हैं और किसी को जमीन पे पता ही नहीं हुआ क्या है। आज आपने कमाल किया ना, आपने बता भी दिया और हमने दिखा भी दिया। नहीं, मैं तो आपको अगर मैं बोलूं ना, मैं बिना सांस लिए 20 मिनट मैं जानता हूं, टक 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 टक, मतलब लाइनें लगी पड़ी हैं। आप मेरी भाषा की बात करो, भाई सिख के पास क्या 3 चीजें हैं, क्या है? उसके पास गुरु ग्रंथ साहब है, उसके पास उसकी अपनी भाषा है और उसके पास गुरु के दिए हुए उसके शस्त्र है। तीनों को अगर किसी ने आगे बढ़ाने के लिए कहा कि सिख को तो आगे लग, हम तेरे साथ खड़े हैं, इससे बड़ी बात क्यों? मैं आपको एक छोटा मिसाल देता हूं। अब मोदी क्या करे? अब मोदी तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे मुंह में खाना तो डालने से रहा कि भाई साहब ये लीजिए बादाम मैं लेके आऊं, खाइए, और मैं डाले के भी मुंह में डालूंगा? भाई साहब ऐसा तो संभव नहीं है। मैंने एक मैसेज छोड़ा कि पंजाब राजस्थान में मैं जाके आया हूं, मोदी साहब ये 3 कैंडिडेट हैं, यहां पे तीनों इलेक्शन लड़ते आए हैं, मेरा ये कहना है कि बॉर्डर स्टेट है, तीनों सिखों को टिकट मिलनी चाहिए। भाई साहब तीसरे दिन तीनों के एज इट इज टिकटें अनाउंस होगी, और हमारे लोगों ने क्या किया? भाई साहब हरा दिया, और एक को तो तब हरा दिया इलेक्शन के दौरान कांग्रेस का कैंडिडेट एक्सपायर हो गया, इलेक्शन पोस्टपोन होगी, हमारी सरकार बन गई, मोदी जी ने उस कैंडिडेट को मिनिस्ट्री बना दिया। अच्छा, बिना एमएलए बनाए मिनिस्टर बना दिया। ठीक है। और हमारे रिश्तेदारों ने क्या किया? उसको हरा दिया। अब इसमें बताओ मोदी क्या कर ले? साहब समय खत्म हो गया, मेरे पास नहीं तो जैसा आपने कहा, और ये बातें जानी चाहिए, बिल्कुल पता लगनी चाहिए लोगों की, मोदी के मन में आखिर सिखों के लिए क्या है। लेकिन एक बात नहीं पता चल गई सर आज हमको, मोदी जी सिरसा जी की सुनते हैं। अरे सर इसी मार को तो मैं आगे तक जीता आ रहा हूं। सिफारिश करवानी हो तो मेरे सारे दुश्मन इस चक्कर में भाई साहब ये वाला मत काट देना, ये चला देना, बाकी रहते कहते मेरे घर पहुंच जाएंगे काटने के लिए, और इतने टुकड़ों में काटते कि मेरे टुकड़े गिने नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिरसा साहब प्रोग्राम में आए, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी। आप देख रहे थे आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र।